नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस। मजदूरी कर्मचारी से मारपीट, इलाज के दौरान मौत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिला मुख्यालय पंडित दीनदयाल कुंज, टीपी नगर, कोरबा में भव्य एवं उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद गोष्ठी आयोजित कर पार्टी के विचारों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में उद्योग व आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला मुख्यालय को आकर्षक झालरों, रंगोली एवं दीप से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर उत्सवमय माहौल में नजर आया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में गठन हुआ। उससे पहले हम जनसंघ के रूप में काम करते आ रहे थे और जनसंघ में बड़े तकलीफ के साथ में जनसंघ का स्थापना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी, ऐसे लोगों ने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ में बड़े संघर्ष के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में इमरजेंसी भी लगा। सारी देश के विपक्ष के नेताओं को उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया और पूरे देश के विपक्ष के जितने भी लोग थे सारी को जेल में ठोस दिया गया, जिसके बारे में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे। जनता दल बना, जनता दल में भारतीय जनता पार्टी की जनता दल की सरकार बनी और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और अटल अडवाणी का हम लोग खूब नारा लगाते थे और उन्होंने कड़ी मेहनत की, पूरे देश में पार्टी का विस्तार को आगे बढ़ाने का काम किया। कई चुनाव हुए, उस चुनाव में हम लोगों को काफ़ी कम संख्या में सीट मिलती थी, उसके बावजूद भी संघर्ष को नहीं छोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का जब हत्या हुआ उस समय उनके लहर में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती। फिर राजीव गांधी जी का हत्या हुआ, उस समय भी उनके लहर में भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिला। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करते रहे। उसके बाद में 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री बने और एक वोट के कारण 13 दिन में हमारा सरकार गिरा था। अगर चाहते तो अटल जी भारतीय जनता पार्टी एक वोट खरीद कर सरकार को बचा सकते थे। बाकी उन्होंने कहा मैं एक कोई खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, मैं फिर से जनता के बीच में जाऊंगा और जनता के जनादेश से अपने प्रधानमंत्री और सरकार हम बनाएंगे। पुनः जनता के बीच में गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। चाहे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु विस्फोटक की प्रशिक्षण कराने का काम उन्होंने किया। गांव-गांव में उस समय हम लोग उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले गांव वाले सड़क क्या होता है उसको नहीं जानते थे। बाकी उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव-गांव में सड़क बनाने का काम किया। आज गांव-गांव में सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल खोलने का काम भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया।
फिर अटल बिहारी जी के बाद में फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से इस देश को बंदरबाट किया, किस तरह से घोटाला, भ्रष्टाचार से लेके अत्याचार देश में बढ़ा, देश की जनता समझी और मानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के फुल बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार देश की जनता ने बनाया। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव में सड़क बनाने का काम किया, उसी तर्ज पर आज देश के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको 4 लेन 6 लेन सड़क मिलेगा। कहीं निर्माणाधीन है, कहीं काम शुरू होने वाला है, कहीं पूर्ण हो गया है। अब मुझे लगता है कि उनके इस कार्यकाल में पूरे देश के अंदर हर शहर गांव से लेकर बड़े-बड़े 4 लेन 6 लेन सड़क की हम लोगों को सौगात मिल रहा है। रेल कॉरिडोर के आज बड़े तेजी के साथ विस्तार, हवाई यात्रा की बड़े तेजी के साथ में विस्तार, अनेकों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हम लोग उस समय नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा, और वो नारा को भी उन्होंने साकार किया। जम्मू कश्मीर के 370 खाकों हटाने का काम किया। गर्व की बात है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है, आज जो हमारी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी है। जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत बारीकी से सभी चीजों को उनके द्वारा हम सभी को सुनने को मिला है। अगर कार्यकर्ता एक काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत ही कर्मठ से कार्य करते हैं और उनमें ऊर्जा भी दिखती है। आज आप देख सकते हैं कि पार्टी को बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सहयोग रहा है, पंडित दीनदयाल जी का सहयोग रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रहा है, आडवाणी जी का रहा है, और आज बहुत खुशनसीब है कि पिछले 2014 से लेकर और अभी तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि पूरे कार्य करते हुए और कर्मठ कार्य कर रहे हैं, आज पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब जमीन से जुड़ के कार्य करता है तो वो पार्टी मजबूत प्रदान करती है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में परम सम्माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो सफर है, हम अपने 2 महापुरुषों की प्रतिमा, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो इन कार्यक्रमों से पहले उनके तैल चित्र पे भारत माता के साथ साथ दीप प्रज्वलन करके और पुष्प अर्पित करते हैं और उनके नाम का नारा लगाते हैं। आपने प्रशिक्षण में इन सब चीजों को निश्चित रूप से जाना है और पहले से भी हमारे कार्यकर्ता इन बातों को जानते हैं, मगर फिर भी आज ऐसा अवसर है पार्टी की स्थापना दिवस का कि इनके नाम के बगैर, उनके उल्लेख किए उनकी और इन्होंने जो योगदान पार्टी के लिए और देश के लिए दिया है, उसके बगैर ये पूरा नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कपड़ा एवं उद्योग मंत्री थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद कपड़ा एवं उद्योग मंत्री के रूप में वे अपनी सेवाएं दे रहे थे। कश्मीर को लेकर के और नेहरू जी के साथ उनका मतभेद हुआ कि वहां पर भी हमारा राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए, प्रधान एक होना चाहिए, क्योंकि देश एक है। इस बात को लेकर के और उनकी मतभिन्नता हुई और नेहरू जी नहीं माने। इसको लेकर के उन्होंने और कपड़ा उद्योग मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो कश्मीर के लिए चले गए कि मैं वहां अपना राष्ट्रध्वज फहराऊंगा। रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया
और गिरफ्तार करने के बाद में खुली गाड़ी में उनको 24 घंटे तक घुमाया गया। वो अस्थमा के पेशेंट थे और अस्थमा के कारण में वहाँ कश्मीर का जो वातावरण वो ठंड के कारण रहता है और घुमाने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। उनको संदिग्ध रूप से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार जी से, केशव बलीराम हेडगेवार जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं संघ के साथ मिलकर के और एक राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं। सम्माननीय डॉक्टर साहब उन्होंने मना किया कि आरएसएस जो है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, मगर चूंकि आपका विचार देश के लिए है इसलिए संघ आपको समर्थन करेगा और आप एक अलग राजनीतिक दल बनाइए। तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी और अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ बना और सबसे पहले 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सीटें लोकसभा के जीत करके और जनसंघ वहां पर पदार्पण हुआ। वहां से लेकर के और आगे चलते रहे। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में और इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 की रात्रि में और देश में आपातकाल लगाया गया और उस आपातकाल में जितने भी विरोधी दल थे उन सब के समर्थकों को, नेताओं के साथ पूरे भारत में जेल में डाल दिया गया और लगभग 23 महीने यह आपातकाल देश के अंदर रहा। और आपातकाल के बाद में जब आपातकाल समाप्त हुआ तो सभी विरोधी दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनसंघ भी विलय हो गया और 1977 के आम चुनाव में चुनाव जीत करके आए और सभी दलों के साथ में सरकार बनी, मगर वो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। फिर से पुनः जब चुनाव आने वाले थे, अन्य राजनीतिक दल इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जनसंघ के जो लोग हैं वो आरएसएस के कहने पर चलते हैं और आरएसएस जो बोलता है वो करते हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे थे, उनके विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इस बात को लेकर के और 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत कोरकुमा के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उन्हें लंबे समय से राशन सामग्री नहीं मिल रही है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राशन नहीं मिलने के कारण जरूरतमंद परिवारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। वहीं प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर जल्द उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। कोरकुमा से आए हैं, श्रीनगर से चावल नहीं मिले थे 4 महीना 3 महीना 2 महीना के कोनो पाए हैं, कोनो नहीं पाए हैं। तो जखन होकाए बने तो देखे तो हम देर बुढ़ जाते तो छुट्टी कर देते, 3 बार भले नहीं लगी थे। आइए हम लोग चाउर के जरूरत है तो हम कलेक्टर साहब करे आए हम दे मिली के कहा थे यहाँ और जाबो तो भरोसा आई हम अब मिलो देवाहू कहा थे। हाँ हम 3-4 महीने चौनी पाए कलेक्टर साहब करा तो कलेक्टर साहब ने बोला था तो अभी देवाहा कहा थे, अब देवा थे धनी देवा थे, हमें तो भरोसा नहीं आते। जो 20 महीना हो जितना 2 महीना हो जितना कहते तुम जखन दुकान तो खोलबे नहीं करे। अब खोले रहते तो तुम बैठे रहो पारी सिस्टम में कहते, अब बैठे रहते 8 बजे के जाके बैठे रहते 7 बजे के आते दिन भर खाना पीना प्याज देखना बैठे रहता है। सरकार देख चावल 36 का तो सही सामान चावल बांटे, पूरा 36 का पूरा चावल का दाम बंद करे, पूरा आधा चावल तेरी चावल आधा चावल नहीं तेरी तक आपाती हो नहीं आवती कहा है। हमरा चावल देवे दे, हमरा 3 महीने का काम कोई आपाती नहीं है। हमरा अब नहीं देना है तो सरकार पूरा चावल बंद करे, पूरा चावल पूरा जे हम शिवनगर के चावल ठोक जाता पूरा हमरा राशन कार्ड भेज दे चावल कलेक्टर के पास हमर मोहल्ला के चावल शिवनगर के चावल अलग दे हमर मोहल्ला के चावल हर को नाम दे हम तारे नहीं
है हमारे मोहल्ला में शिवनगर में। ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल भुगतान, ट्रेडिंग और इंटरनेट आधारित सेवाओं में वृद्धि के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वर्तमान में लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होने के मामले बढ़े हैं, जिससे वह अपने बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं कर पाते हैं। साइबर एक्सपर्ट डेमन ओग्रे ने बताया कि साइबर पुलिस अक्सर बैंकों को उन खातों को फ्रीज करने का निर्देश देती है जिन पर धोखाधड़ी वाले लेन देन से जुड़े होने का संदेह होता है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग व लेन देन के समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही संदिग्ध लेन देन व साइबर ठगी की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन व नज़दीकी साइबर सेल में देनी चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि खाता फ्रीज करना अपराध की घोषणा नहीं है। यह जांच के दौरान धनराशि को सुरक्षित रखने और शिकायत से संबंधित धनराशि के आगे के लेन देन को रोकने के लिए उठाया गया एक निवारक उपाय है। सबसे बड़ी अकाउंट जो होल्ड होने की शिकायतें रही है, तो उसमें मुद्दा ये आ रहा है कि लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लालच की वजह से उसमें अपना ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, उसमें पैसा विड्रॉल करते हैं, लेकिन जो उसमें पैसा आता है तो उसमें जो आपके जो जीते हुए कॉइन का जो डॉलर खरीदते हैं वो फ्रॉड, आपके जो किसी दूसरे का फ्रॉड करके आपको जो आउटसाइड से आपको पेमेंट करते हैं। तब फिर कोई विक्टिम उसमें अगर कंप्लेन करते हैं तो उस फ्रॉड के द्वारा आपको जो पेमेंट किया रहता है तो आपके अकाउंट होल्ड होते हैं। ऐसा नहीं आता है अगर वो ऑनलाइन गेम नहीं खेलता है और किसी ट्रेडिंग या किसी माध्यम से अगर पैसा नहीं लेता है तो ऐसे में होल्ड नहीं होती है। अगर आपका बैंक खाता होल्ड होता है तो आप सीधे बैंक जाइए और बैंक से इंफॉर्मेशन लीजिए कि आपको मेरा खाता होल्ड कैसे हुए, तो वो अपने उच्च ब्रांच को वो मेल करेगा। मेल करने से जो कॉपी आती है, जो साइबर एनसीआर पोर्टल के माध्यम से उसको एक प्रोवाइड कॉपी सूचना दिए जाते हैं जिससे खाता होल्ड होता है, वो आपको जानकारी दिया जाएगा। उसमें विक्टिम का नंबर रहेगा, पुलिस स्टेशन का नंबर रहेगा, आप कौन सी स्टेट से आपके खाता होल्ड लगा है उस स्टेट के पुलिस से आप संपर्क कर लीजिए। उनसे फिर आपका जो विक्टिम है उनसे बात करिए, उनसे एक ट्रांजेक्शन जो हुआ रहता है उसको आप लौटा सकते हैं। फिर उनके कहे अनुसार फिर वहाँ जो साइबर सेल होगा वो एक्शन लेंगे, आपके बैंक को फिर एनओसी प्रदान करेगा, तभी आपका खाता अनहोल्ड होगा। देखो, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, आपके खाते से अचानक पैसे कट जाती है या कोई आपको फोन करके लालच देकर आपसे फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए 1930 है या एनसीआर पोर्टल का साइट है, उसमें जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं या अपने नज़दीक थाना या साइबर थाना है वहाँ आके अपने कंप्लेन दर्ज कराएंगे। जितना आप जल्दी आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी आपका पैसा सेफ रहेगा। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम में देरी को लेकर हुए विवाद में एक सरपंच ने मरचूरी में कार्यरत कर्मचारी की पिटाई कर दी थी, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज कोरबा में चल रहा था। इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल कर्मचारी ने दम तोड़ दिया, जिस पर बड़ी संख्या में मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग की। मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपी सरपंच ने कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा और सिर दीवार में पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। परिजनों ने मांग की है कि घर के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और आरोपी को कड़ी सजा हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो तो सोमवार का दिन सुबह ड्यूटी आ गए 9 बजे, वो 9 बजे ड्यूटी आते हैं और वो शाम को 5 बजे वो घर आते हैं। उस दिन सोमवार का दिन क्या हो गए हैं मेरे को पता नहीं है, वो तो सुबह 9 बजे घर से निकल कर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ 4 बजे का टाइम यहाँ पोस्टमार्टम हो गई है, तो वहाँ पर मामा को मारपीट हुई है दीदी करके। यहाँ मतलब उनका साथ में साथी है, वो कर्मचारी मेरे को बोले हैं दीदी ऐसे ऐसे बात हो गई है। मतलब वो उन लोग को पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं, लेके आए तो ये अंदर लेके गई है, तो उनका साथ में वो बड़ा बुजुर्ग करके ना, तो उसका खड़ा करके बाकी 2 जन लड़का लोग को कर रही थी। उसका नाम एक अयोध्या है, एक रवि है, तो दामोदर, ये तीनों जन थी उनका साथ में। तीनों जन खड़े हैं, तो मेरे मिस्टर भी खड़े हैं। उस टाइम में क्या है वो पोस्टमार्टम कर रहे, तो वो मतलब वहाँ का सरपंच बोले हैं जल्दी करो, तो मेरे मिस्टर बोले हैं देखो आप जल्दीबाजी कर रही हैं, उसको सिलाई भी करना है।
उसका मतलब पोस्टमार्टम भी करना है, उसको सिलाई भी करना है, उनके बाद उसको पैक करके सील लगा के देना मेरा फर्ज है। तो आप रुकना बोल रहे तो क्यों बोल रहे करके उसका मतलब ऐसे कॉलर पकड़ के तो ऐसे सिर में मतलब दीवार में ठोके हैं, पटक हाँ सरपंच को मेरे पति को मार रही तो उतने में ये दोनों लड़का उठ के मतलब उसका आत्मा क्या हो गया पता नहीं, तो उतने में फिर मतलब इन लोग के ना वो केस उनका दे दी है, पोस्टमार्टम करके उनका दे दी है। उनका बाद मेरा पति हॉस्पिटल आए हैं, मतलब उसका सिर में थोड़ा सा मतलब लग रहे करके, तो वो हॉस्पिटल आए तो यहाँ मतलब उनका एडमिट करा लिए करके उन लोग बता रहे मेरे को, तो मैं घर में रहता मेरे को पता नहीं, मेरे पति मेरे को बताए हैं मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गए हैं ऐसे करके। फिर उसका बाद है ना वो दूसरा मतलब रात को 10 बजे तक वो घर नहीं आए हैं, सोमवार को रात को 10 बजे तक घर नहीं आए, तो मैं फोन की है तो उनका साथ में है ना, तो उन लोग को बोले हैं दीदी मतलब वो मामा को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हम लोग टाना जाके मतलब क्या कुछ ऐसे का मतलब साइन करना पड़ेगा करके ऐसे बोल के मेरे को फोन में बताए हैं। उनका बाद फिर सवेरे मेरे पति मतलब 10-10:30 बजे मेरा घर पहुंचा दिए कौन डॉक्टर साहब, सोमवार को रात को घर पहुंचा दी है 10 बजे रात को। तो मेरे पति घर आए हैं, मतलब उस टाइम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा करके वो खाना पीना भी नहीं खाए हैं। तो मेरे पापा सोमवार के रात को यहाँ पे आए थे ड्यूटी पे, 9 बजे सुबह निकलकर 10 बजे के रात में उनका यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था सरपंच के साथ, जयवीर सिंह था उनका नाम, और उसी ने मारपीट में कॉलर पकड़ के मेरे पापा को ड्यूटी में कॉलर पकड़ के दीवार पे ठोक ठोक कर मारे हैं। वो सुबह फिर हम लोग को पता चला कि यहाँ पे रात को ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद सुबह वहाँ पे पापा को लेकर आके छोड़े थे डॉक्टर सर। फिर सुबह ड्यूटी फिर चढ़े मेरे पापा, चढ़ने के बाद जैसे चढ़े थे ऑन ड्यूटी आए थे तो शाम तक वो FIR यहाँ पे लिखवाए थे। FIR लिखवाने के बाद पापा वहाँ लिखवा रहे थे तो चक्कर आके गिर गए थे, चक्कर आके गिरने के बाद तुरंत उठे यहाँ लेकर आए थे हॉस्पिटल में भी अपने कर्मचारियों से बात किए, बात करने के बाद ठीक हूँ करके बोल रहे थे, लेकिन फिर उसके हालत में क्या हुआ कैसा इलाज हुआ क्या है करके ये नहीं पता हम लोग। बस ये है कि उनके सर में चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉट होने के वजह से जब धक्का मारे थे तो उसके वजह से ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसके वजह से वो ICU में अभी मर रहे हैं। बहुत ज्यादा चोट लगा था, फिर भी वो सरपंच क्या है पी कर मारे हैं करके अपने कर्मचारियों से मेरे पापा बताए थे। वो सरपंच अभी तक लापता है और मेरे पापा का तब से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कुछ भी उनके में कुछ भी चलन नहीं है। अभी सरपंच यहाँ पे आना चाहिए, उसको गिरफ्तारी करना है, उसको फांसी की सजाए मौत देना चाहिए, यही हमारा डिमांड है। और हम लोग का सहारा को खो दिए हैं हम लोग में से किसी को भी नौकरी का डिमांड कर रहे हैं हम लोग। जी 30 तारीख को एक स्वीपर हैं जो PM के लिए काम करते थे, वो PM लेट होने के नाम से मेंदर कोना के सरपंच द्वारा उसका सिर दीवार पे पटका गया था, जिस पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और मारपीट की धारा पे FIR दर्ज किया गया था। आज ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो खत्म हो गए हैं और पुलिस मौके पर मौजूद है और अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है। फिलहाल जो सरपंच हैं उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया। जी वो परिजनों की ये मांग है कि उनकी कुछ वो है कि यहाँ सिक्योरिटी वगैरह है उसको प्रॉपर किया जाए, और भी कुछ मांगे हैं जो उनकी पर्सनल मांगे हैं, उन सबको लेकर जो अस्पताल प्रबंधन है उनसे बातचीत की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण,
जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।